हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 10 की, उसकी एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। आज इस वीडियो में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज को ही हल करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्जवल। इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसका एग्जाम्पल भी है कि उसमें पूछ रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि हमने यह प्रश्न अच्छी तरीके से कर लिया तो हम कि कोई सी भी वह अपरिमेय संख्या पूछे उसे आसानी से कर लेंगे, चाहे वह √3 हो, √5 हो, √7 हो या √11 हो। तो हमें इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कर लेना है हमने। और इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सिद्ध तो हमें करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसमें क्या मानकर चलेंगे, हम इसमें मानकर चलेंगे कि √3 जो है वो √5 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया कि √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। और हमें ये पता है कि यदि कोई संख्या परिमेय के रूप में होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। तब √5 किसके इक्वल होगा, वह आ जाएगा P/Q के रूप में। और जहाँ Q क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी Q 0 के बराबर नहीं होता। और यहाँ पर जहाँ P व Q सह अभाज्य हैं, ये वाली लाइन हमें नोट कर लेनी है कि P और Q यहाँ पर क्या है, वह सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है जिनके गुणनखंड यदि हम करें तो उनमें कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे कि 8 ले लीजिए, 8 के गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणा 2 आ जाएंगे। 15 ले लीजिए दूसरी संख्या, इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड के वह आ जाएगा 3 पंजे 15। तो इनके यदि हम अभाज्य गुणनखंडों को देख रहे हैं तो उनमें कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इनमें भी हमने ये जो P और Q को अभाज्य सह अभाज्य माना है, उनमें भी क्या होगा कि कोई भी इनमें अभाज्य इनके जो गुणनखंड है वह बिल्कुल भी कॉमन नहीं होंगे। ये लाइन नोट कर लेना, ये बाद में यूज होगी। तो इसमें अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए तो ये आ जाएगा √5Q बराबर आ गया P। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर का वर्ग कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों ओर का वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग आ जाएगा 5, इसका वर्ग आ गया Q², और यहाँ पर आ गया P²। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर यह दिख रहा है कि 5 जो है वह P² का भाजक है। यहाँ 5 P² का भाजक है, तब 5 P का भी भाजक होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इस वाली लाइन को मान लीजिए समीकरण 2। हमने क्या किया, सबसे पहले √5 को परिमेय माना तो P/Q के रूप में लिख दिया। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया, √5Q बराबर P, दोनों ओर का वर्ग किया तो 5Q² बराबर P² आ गया। अब यहाँ पर क्या है, P² का जो भाजक है वह 5 है, यानी 5 P² का भाजक है, तब 5 P का भी भाजक होगा। अब हम क्या करेंगे, अब P बराबर हम एक अन्य कोष्टेंट रखेंगे, P बराबर 5R रखने पर इस समीकरण 1 में रखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में P बराबर क्या करा हमने 5R रख देंगे।
अब यदि हमें √3 सिद्ध करना हो तो 3r रखेंगे। √7 को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हम क्या रखेंगे, 7r रख देंगे। रखो इसमें, ये आ जाएगा 5q²। इधर आ जाएगा p की जगह क्या रखेंगे हम, 5r, तो ये आ गया 5r का स्क्वायर 5q², और इधर आएगा 5 का 25r²। इस 25 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया q² बराबर 5r²। अब यदि हम इसको देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, 5q² का भाजक है, यानी कि जो 5 है वह q² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ है, यहाँ 5q² का भाजक है, तब 5q का भी भाजक होगा। ये मान लेंगे समीकरण 3। अब बस यहीं तक ही करना था हमें। अब आ जाओ समीकरण 2 और 3 पर। यहाँ पर क्या है, 5 जो है वह p का भी भाजक है, और यहाँ पर 5 जो है वह q का भी भाजक है। इसका मतलब ये है कि p और q दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 5 आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना कि जो p और q है वह सहअभाज्य है, यानी कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 5p व q दोनों का भाजक है। अतः यह इस बात का विरोधाभास करता है कि p व q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि हमने p और q को यहाँ पर सहअभाज्य माना था, तो इसका मतलब यही था कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखा हमने कि p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और फिर हम लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया है। अतः हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख देंगे फिर लास्ट में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार और देख लीजिए, हम इसमें उल्टा मान कर चले हैं। हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने इसी तरीके से प्रश्न किया कि मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है और इसने चोरी की है, लेकिन हम क्या मानकर चल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने चोरी नहीं की। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और पूछताछ चली तो बाद में सिद्ध हुआ कि इस व्यक्ति ने वाकई में ही चोरी की थी। तो हमने यहाँ पर भी उल्टा किया, सिद्ध करना था अपरिमेय, लेकिन मानकर हम चले परिमेय संख्या। जब परिमेय है तो p/q के रूप में लिख दिया। जब हमने यह सभी प्रोसेस किया तो बाद में पता चला कि जो 5 है वह p और q का कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि हमने मान कर चला था कि p व q सहअभाज्य है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने यह लिख दिया कि यह हमारा जो हमने विरोधाभास सिद्ध हुआ वह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया था। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके प्रश्न नंबर 2 को ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हमें अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है। इसे भी हम पहले प्रश्न की तरह करेंगे। उसमें हमने सिद्ध तो करना था अपरिमेय संख्या, लेकिन हम उसे मानकर चले थे कि वह एक परिमेय संख्या है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है, जबकि बाद में यह प्रूफ हो जाएगा कि यह एक गलत परिकल्पना कर लिया हमने। अब जब यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब 3 + 2√5 यह किसके रूप की होगी, यह p/q के रूप की होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो
अंडर रूट वाली संख्या है उसे एक साइड रखेंगे और जो ये परिमेय है इनको हम एक साइड बना लेंगे। यहाँ पर ये 2√5 इधर ये p/q, ये 3 नेगेटिव होगा, इसको 2 को इनके नीचे ले आइए, ये आ जाएगा p/2q और माइनस के 3/2। अब यहाँ पर यह गलत साबित हो गया क्योंकि ये जो है यह परिमेय संख्या है और इधर की अपरिमेय संख्या है, जबकि होनी थी दोनों इक्वल ही। अब यहाँ पर हम यह लिखेंगे, यहाँ दाईं ओर की संख्या, दाईं ओर की संख्या मतलब p/2q और 3/2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, फिर जो कि इस बात का विरोधाभास है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी इस चीज़ का विरोध कर रहा है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यह परिकल्पना या यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। फिर बाद में लिख देंगे हम, अतः 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी हो गया कि 3 + 2√5 को हम परिमेय संख्या मानकर चले थे, लेकिन बाद में हमने यह सिद्ध कर दिया ये तथ्य प्रस्तुत करके कि ये जो 3 + 2√5 है यह एक परिमेय न होकर एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है कि 1/√2, दूसरा पार्ट 7/5, तीसरा पार्ट है 6 + √2। हम इन तीनों को ही अलग अलग सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम इसमें पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट है कि 1/√2, 1/√2। अब हम इसमें क्या मान के चलेंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न करे हम इसमें यही मानकर चलेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तब 1/√2 यह किस रूप की होगी, यह p/q के रूप की होगी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण करने पर इधर की साइड करेंगे हम। हर का परिमेयकरण 1/√2 यानी √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया p/q। यहाँ आ जाएगा √2 ऊपर, नीचे √2 गुणा 2 आ जाएगी, यह आ गया p/q। 2 को इधरली साइड ले आइए, √2 बराबर 2p/q। अब यहाँ पर वही कि इधर की जो संख्या है वह तो आ गई परिमेय, और जबकि इधर की संख्या है वह है अपरिमेय। तब हम लिखेंगे यहाँ दाईं ओर यानी कि 2p/q
क्यू कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर इसमें जो कि इस बात का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जब यह परिमेय है तो उसका मतलब ये भी परिमेय होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। फिर हम लास्ट में लिख देंगे, अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार 1/√2 सिद्ध हो जाएगा कि 1/√2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट है 7√5। इसमें भी हम यही मानकर चलेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 किस रूप की होगी, वह p/q के रूप की होगी। अब वही √5 को इधर रखेंगे और जो परिमेय संख्या है उसको हम यहाँ पर लेंगे, ये आ जाएगा 7q। अब इसमें वही होगा, इधर की संख्या परिमेय और इधर की संख्या अपरिमेय, यानी यहाँ पर भी गलत माना गया शुरू में है। इसमें लिखेंगे हम यहाँ दाईं ओर p/7q एक परिमेय संख्या है, तब ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन हमें तो यह पता है कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। फिर बाद में लिख देंगे हम, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध होगा कि 7√5 जो होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है कि 6 + के √2। अब इसमें भी हम यही करेंगे कि माना 6 + √2 एक कैसी संख्या मानकर चलेंगे हम इसको, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। और तब क्या होगा, तब 6 + √2 यह किस रूप की होगी, p/q के रूप की होगी। इसमें भी हम जैसे पहले प्रश्नों में किया, इस 6 को इधरली साइड ले आएंगे, ये आ जाएगा -6। अब वही, जब ये परिमेय है तो इसका मतलब ये भी परिमेय होगी, लेकिन हमें तो यह पता है कि जो √2 है वह एक कैसी संख्या होती है, वह एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ दाईं ओर यानी कि p/q -6 एक परिमेय संख्या
है तब बाईं ओर अंडर रूट 2 भी एक कैसी संख्या होगी, यह भी एक परिमेय होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब यह तो गलत सिद्ध हो गया। अब हम लिखेंगे कि यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, परिकल्पना के कारण हुआ है, यानी हमने गलत मान लिया था इसको शुरू में कि ये एक परिमेय संख्या है। फिर लास्ट में लिख देंगे कि अतः 6 प्लस के रूट 2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इन सभी प्रश्नों में हमने क्या किया, हमने गलत मानकर चले, हमने शुरू में ही उसे पूरी की पूरी एक्सरसाइज में जब हमें यह सिद्ध करना होगा कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी संख्या एक अपरिमेय, तब हम उसे परिमेय मानकर चलेंगे। फिर हम कुछ ऐसे तथ्य उसमें प्रस्तुत कर देंगे जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि दी हुई संख्या वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप यह एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इस एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न है वह बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही आते रहते हैं। थैंक्स।